इंडिया का सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला एक बिजार इंसिडेंट जिसने लाखों लोगों को नाइटमेयर्स दिए होंगे। लाखों लोग जस्टिस के लिए रोड पे प्रोटेस्ट करने लगे। दिल्ली को वन ऑफ द मोस्ट अनसेफेस्ट प्लेस फॉर गर्ल्स एट नाइट कंक्लूड कर दिया गया। एक ऐसा केस जिसके बाद शायद कुछ टाइम तक लड़कियों ने शाम के बाद अपने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। एक ऐसा केस जिसके बाद इंडिया में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट जेंडर बेस्ड लॉज और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्टैब्लिश करे गए। एक ऐसा केस जिसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा लीगल रिफॉर्म्स किया गया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस केस सराउंडिंग अराउंड 2012 दिल्ली गैंग रेप एंड मर्डर, द निर्भया केस। दिसंबर 2012 22 साल की ज्योति सिंह अपने एक मेल फ्रेंड के साथ साकेत नगर से रात को लाइफ ऑफ पाई मूवी देख के एक ऑटो रिक्शा लेके मुनीर का बस स्टैंड तक जाती है। उन्होंने ऑटो रिक्शा को ही बोला था घर तक छोड़ देने के लिए, बट एज डेस्टिनेशन काफी दूर और ऑटो रिक्शा वाले के घर जाने का वक्त भी हो चुका था, तो ही डिड नॉट एग्री टू इट। अब 9:30 के करीब इन दोनों ने मुनीर का बस स्टैंड से द्वारका के लिए एक बस ली। इन लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं था इस बस में जाने का, एज इनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर बस से एक लड़का बोला कि आप लोगों को ये बस मिस नहीं करनी चाहिए, एज रात काफी हो चुकी है और ये अब आखिरी बस है, इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला वापस जाने के लिए। बस में कुल 6 ही लोग थे इंक्लूडिंग द ड्राइवर। इनके चढ़ते ही इन लोगों से 10-10 के हिसाब से भाड़ा लिया गया। कुछ दूर चलते ही बस ने अपना नॉर्मल रूट चेंज कर लिया, तो अब इन लोगों को भी शक होता है और इवन बस का दरवाजा भी बंद कर दिया गया था। अब सारे जो थे वो इन लोगों को ही घूरे जा रहे थे। तब ज्योति के दोस्त ने उनसे सवाल किया कि आखिर बस ने अपना रास्ता क्यों चेंज कर दिया और सारे दरवाजे क्यों लगाए गए हैं। उसके इतना बोलते ही सारे लोग इंक्लूडिंग द ड्राइवर उनसे ही सवाल करने लगा, गंदे गंदे कमेंट्स पास करने लगा। वो लोग ये बोलने लगे कि तुम लोग इतनी रात को साथ में बाहर क्या कर रहे हो, और ऐसे ही बाकी गंदे कमेंट्स पास करने लगे। इसी बहस के दौरान अब ज्योति के दोस्त और इन लोगों के बीच में हाथापाई हो गई। उन लोगों ने उसको आयरन रॉड से इतना मारा कि वो इवेंचुअली अनकॉन्शियस ही हो गया, जिसके बाद वो लोग ज्योति को जबरदस्ती पिछली सीट पे ले गए और उसको बहुत ही बुरी तरीके से आयरन रॉड से पीटा और बारी बारी से सभी ने उसका शोषण किया। ये सब होते वक्त ना ड्राइवर बस चला ही रहा था, तो माइंड इट कि बस रुकी नहीं थी इस पूरे इवेंट के दौरान। बाद में मेडिकल रिपोर्ट्स को देख के डॉक्टर्स ने बोला कि ज्योति के एब्डोमेन, इंटेस्टाइन और जेनिटल्स पे बहुत ही ज्यादा सीवियर इंजरीज थे, जिसके हिसाब से ये साफ साफ पता चल रहा था कि लोगों ने ना तो बस इसको मारा या फिर शोषण किया, बट ऑल्सो पेनिट्रेटेड हर विथ अ रस्टेड आयरन रॉड। Well, we can say that Jyoti was a fighter. She did not give up so easily. उसने खुद को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ाई भी की थी। She bited 3 of the attackers and she did all she could to save herself from those monsters. After the beatings and rape ended, उन attackers ने, उन monsters ने दोनों को ही चलती बस से बाहर फेंक दिया। उन लोगों के शरीर पे barely ही कुछ कपड़े थे and according to the boys' statement, ये लोग कितने टाइम तक तो रोड पे ऐसे ही पड़े रहे हेल्पलेस, एंड इवन दो लोग इनको देख के इनके सामने से गुजर रहे थे, बट कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा था। I mean, it's really sad. I don't know what stops people to help other people. And irony is, यही लोग बाद में रोड पे कैंडल मार्च निकाल के प्रोटेस्ट करते हैं, डिमांडिंग जस्टिस फॉर द विक्टिम। दो एक इंसान जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने करीब 11 बजे रात को पुलिस को कॉल करा
करा और फिर पुलिस उनको सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई, जहाँ पे दोनों का इलाज हुआ और ज्योति को मेडिकल वेंटिलेशन में डाल दिया गया। ज्योति की हालत देख के तो वहाँ मौजूद डॉक्टर्स, पुलिस और बाकी लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। ज्योति का शरीर जख्मों से भरा हुआ था, जगह जगह दांत से काटने के निशान थे और आयरन रॉड पेनिट्रेशन के कारण ज्योति के शरीर से उसके इंटेस्टाइन्स भी बाहर आ गए थे। और जब पुलिस को बस मिला तो उसी के अंदर 2 खून से सना हुआ रस्टेड आयरन रॉड्स मिले और डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के कारण ज्योति का इंटेस्टाइन, यूटेरस और जेनिटल्स सीवियरली डैमेज्ड हो चुका है। ज्योति सिंह का जन्म 10 मई 1992 को दिल्ली में ही हुआ था। उसके 2 छोटे भाई भी थे। ज्योति की माँ एक हाउसवाइफ और डैड 2 जॉब्स किया करते थे टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड टू फुलफिल ऑल हिज चिल्ड्रंस डिजायर। लॉ के हिसाब से रेप विक्टिम्स का नाम रिलीज नहीं करना होता है मीडिया में, तो अलग अलग मीडिया वाले ज्योति को अलग अलग नाम देके मेंशन करते थे एज जागृति, अमानत, निर्भया, दामिनी एंड दिल्ली ब्रेव हार्ट। ज्योति का दोस्त अविंद्र प्रताप पांडे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फ्रॉम गोरखपुर यूपी। वो बेरसराय दिल्ली में रहता है। उसके लिम्स टूट चुके थे बट फॉर्चुनेटली ही सर्वाइव्ड। एक दिल्ली बेस्ड टैबलॉइड मेल टुडे के एडिटर ने ज्योति का नाम डिस्क्लोज कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस फाइल किया अंडर सेक्शन 228A ऑफ इंडियन पीनल कोड। तब के यूनियन मिनिस्टर शशि थरूर ने पुलिस को सजेस्ट करा कि अगर पेरेंट्स को दिक्कत नहीं है लड़की का नाम डिस्क्लोज करने से तो इसे तो छोड़ दो, विथ अ व्यू ऑफ शोइंग respect for her courageous response by naming future laws after her। 5 जनवरी को निर्भया के डैड जब ब्रिटिश प्रेस रिपोर्टर से बात कर रहे थे तब ही said, मैं चाहता हूँ कि दुनिया को उसका असली नाम पता चले। मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया है, वो खुद को बचाती हुई मरी है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। उसका नाम रिवील करने से दूसरी विक्टिम्स जो सरवाइव कर चुकी है उनको हिम्मत मिलेगी। वो लोग मेरी बेटी से स्ट्रेंथ लेंगे। तो अब इस बात को मेंशन करते हुए डिफरेंट न्यूज आउटलेट्स इन इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस ने अपना अपना रिपोर्ट्स तैयार करा और उसको टेलीकास्ट किया। बाद में जी न्यूज ने ये कहा कि पिता ने बस उसका नाम लॉ रिफॉर्म करते टाइम यूज करने को बोला था एंड नॉट ऐसे ही। ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जुवेनाइल कन्विक्ट्स रिलीज ऑन 16 दिसंबर 2015 ज्योति की मां ने बोला कि विक्टिम का नाम ज्योति सिंह था और वो शर्मिंदा नहीं है ये डिस्क्लोज करने पे। 19 दिसंबर 2012 ज्योति का 5th सर्जरी हुआ जिसमें डॉक्टर्स रिमूव्ड मोस्ट ऑफ हर रिमेनिंग इंटेस्टाइन। डॉक्टर्स रिपोर्टेड कि वो स्टेबल येट क्रिटिकल कंडीशन में है। 21 दिसंबर गवर्नमेंट ने एक बेस्ट डॉक्टर कमेटी बनाई सो दैट ज्योति कैन गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। 25 दिसंबर तक शी रिमेन्ड इंट्यूबेटेड ऑन लाइफ सपोर्ट एंड इन क्रिटिकल कंडीशन, पर उसको 102 से लेके 103 डिग्री सेल्सियस का बुखार था, बट उसके इंटरनल ब्लीडिंग समहाउ कुछ हद तक रुक चुकी थी। वो समवॉट स्टेबल और होश में आ चुकी थी एंड थोड़ी बहुत बातचीत कर पा रही थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक कैबिनेट मीटिंग बिठाई और ये डिसीजन लिया गया कि ज्योति को माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल सिंगापुर ले जाया जाए, पर डॉक्टर्स ने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया दैट ऑर्गन ट्रांसप्लांट इतनी जल्दी शायद ही हो सकता है एंड द पेशेंट नीड्स आईसीयू ट्रीटमेंट। तो यूनियन मिनिस्टर फाइनली सेड कि ज्योति की हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो ट्रैवल कर सके। अब ज्योति को ले जाने का फैसला हो चुका था और 6 घंटे के फ्लाइट एयर एम्बुलेंस ने विथ ऑल मेडिकल अटेंशंस ज्योति को डाला गया, बट सडनली ज्योति वेंट इनटू अ नियर कोलैप्स। उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। डॉक्टर्स ट्राइड देयर बेस्ट उसको स्टेबल करने के लिए, बट शी हैड बीन विदाउट पल्स एंड ब्लड प्रेशर फॉर नियरली 3 मिनट्स एंड उसको कभी होश ही नहीं आया सिंगापुर में। ऑन 28 दिसंबर सुबह 11 बजे ज्योति की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी। हॉस्पिटल के सीईओ ने ये बोला कि ज्योति suffered brain damage, pneumonia and
abdominal infection and that she was a fighting for her life. She was a fighter. Well, यहाँ पे ज्योति की हालत वक्त के साथ ही डिग्रेड होती जा रही थी। सारा देश उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, but sadly she passed away on 29th दिसंबर सुबह 2:15 में, और 30th दिसंबर को उसकी बॉडी वापस दिल्ली लेके आई गई और वहीं पे 30 दिसंबर को ही दिल्ली में अंडर हाई सिक्योरिटी ज्योति सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। निर्भया के दोस्त का भी कुछ टाइम तक इलाज करने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब निर्भया का इलाज हो रहा था उसी वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। इस इंसिडेंट के रिपोर्ट होने से लेके 24 घंटे के भीतर ही दिल्ली पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर लिया था। सीसीटीवी के थ्रू पुलिस उस बस को भी ढूंढ लेती है और सबसे पहले बस ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और फिर राम सिंह के स्टेटमेंट के बेसिस पे 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 30 साल का राम सिंह, 26 साल का उसका भाई मुकेश सिंह, 20 साल का विनय सिंह, 19 साल का पवन गुप्ता और 17 साल का एक जुवेनाइल नेम्ड एमडी अफरोज और 28 साल का अक्षय ठाकुर। इन सभी में कुछ भी कॉमन नहीं था और सभी अलग अलग बैकग्राउंड से थे। कुछ ही दिनों पहले इनकी दोस्ती हुई थी। इंसिडेंट वाले दिन ये लोग पार्टी करने के मूड में ही घर से निकले होते हैं। शराब और बाकी खाने की चीजें ये लोग बस में भर लेते हैं और विक्टिम की तलाश में बस लेके यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। निर्भया के साथ वो सब करने से पहले इन लोगों ने एक और क्राइम किया था। 35 साल का रामाधीर सिंह जो कि एक कारपेंटर था, उसने ये बस ली थी। एमडी अफरोज ने रामाधीर को बैठने के लिए बोला था, ये कहते हुए कि बस नेहरू प्लेस जा रही है। बस में बैठते ही इन लोगों ने उसे बहुत मारा और उसके साथ लूटपाट करने के बाद उसे बस से बाहर फेंक दिया एट आईआईटी फ्लाईओवर। रामाधीर ने अपने साथ हुए इस इंसिडेंट को पास से गुजरते हुए 3 कांस्टेबल्स को भी बताया, पर उन लोगों ने इस पे एक्शन लेने से ये कहते हुए मना कर दिया कि वो लोग हौज खास पुलिस थाने से हैं और घटना उनके थाने क्षेत्र से बाहर का है, तो उससे ये बसंत विहार स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करना होगा। I'm just wondering, ये सब हो जाने के बाद क्या इन 3 कांस्टेबल्स के अंदर ये खुद पे गुस्सा या रिग्रेशन वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी क्या? अगर इन लोगों ने उस वक्त कुछ एक्शन लिया होता, उस बस को ढूंढने की कोशिश की होती, तो शायद आज निर्भया जिंदा होती। शायद उन दोनों के साथ उस रात को ये सब ना हुआ होता। 6 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनका आइडेंटिफिकेशन सेशन किया गया, जहाँ पे निर्भया का दोस्त सभी को पहचान लेता है। फिर अब इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाती है। लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान बस ड्राइवर राम सिंह तिहाड़ जेल में 11 मार्च 2013 को सुसाइड कर लेता है। 1 सितंबर 2013 को जो नाबालिग था उसे सुधार केंद्र भेज दिया जाता है, वो भी बस 3 सालों के लिए, और 13 सितंबर को वाया फास्ट ट्रैक कोर्ट बाकी के 4 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है। ये 4 लोग इस मौत की सजा के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर देती है और 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला सही बताते हुए इनकी अपील को खारिज कर देता है। फिर ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और वहाँ भी 5 मई 2017 को इनकी अपील खारिज कर दी जाती है। दो इन लोगों ने इसके बाद भी अपना सारा राइट्स इस्तेमाल किया होता है बचने के लिए फांसी से, बट 20 मार्च 2022 को सुबह 5:30 को तिहाड़ जेल में इनको फांसी दे दी जाती है और 6 बजे ये कंफर्म कर दिया जाता है कि ऑल 4 ऑफ देम आर डेड नाउ। वो नाबालिग जिसको 3 साल की सजा हुई थी, उसको 3 साल के बाद गवर्नमेंट काफी सीक्रेटली उसको नई जगह शिफ्ट कर देती है विद अ कंप्लीट न्यू आइडेंटिटी। इवन उसको अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए 10K कैश और एक सिलाई मशीन दी जाती है। नाबालिग अपराधी का रक्षा करना भी सरकार की ही ड्यूटी होती है और जुवेनाइल एक्ट के अकॉर्डिंग जब भी कोई सुधार केंद्र से अपनी सजा पूरी करके निकलता है तो उसको वेल सेटल करना भी राज्य का ही काम होता है। निर्भया का वन एंड ओनली अलाइव कल्प्रिट
यही था। और जब इसको छोड़ा गया, वो भी आर्थिक मदद के साथ, तब लोगों का आक्रोश और बढ़ गया, क्योंकि एलिजेडली कहा जाता है कि निर्भया के साथ सबसे ज्यादा हैवानियत इसी नाबालिग लड़के ने किया था। आई पर्सनली थिंक कि इतना घिनौना अपराध करने वाले को लोग नाबालिग कैसे बोल सकते हैं, इवन दो ही वॉज नॉट 18। पर जो कुछ भी उसने किया, वॉज इट रियली कम्पनसेटेड विद 3 years इन जुवेनाइल केयर? हाँ, कम्पनसेट तो मौत की सजा देके भी नहीं की जा सकती थी, पर एटलीस्ट और satisfaction for family, friends and Nirvaya's soul. Passing my own comments and opinions on my own case studies isn't morally acceptable, but I really could not resist myself. इस केस को कवर करना was really challenging for me. क्या वर्ड्स यूज करूं, कैसे उन हैवानों के एक्ट्स को थोड़ा सटल वे में बोलूं। जो भी निर्भया के साथ हुआ, आई प्रे टू गॉड कि आगे अब किसी के साथ भी ऐसा ना हो। इट वॉज रियली बिजार एंड डिस्टर्बिंग। लेट्स जस्ट होप निर्भया's departed soul may rest in peace. And with this, निर्भया's केस यहीं पे समाप्त होता है।